नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लाइक कर रहे हैं, उसे शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा के रख लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिले। हमारे साथ हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी बहुत-बहुत स्वागत। राम, राम, नमस्कार। राम राम जय सिया राम। जय, जय सिया राम। सुमित जी, हमारे प्रधानमंत्री इस समय बिहार में चुनावी बुगुल फूंक चुके हैं और लगातार रैलियां शुरू कर रहे हैं। कल 2 रैली उन्होंने किया। तो ये है भारत का सवाल। लेकिन मैं आपसे ज़रा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लेकिन भारत के संदर्भ में ही। सुना है ट्रम्प चाचा ने कहा कि मोदी रूस से तेल मत खरीदो और ये जानते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में कौन बता रहा है? यहाँ भारत में कांग्रेस के एक्स पोस्ट और कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो और मोदी अब नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे जैसे ये लोग खुद बैरल पे बैरल भरे जा रहे हैं और उसमें कमी देख रहे हैं। कहीं से कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं क्योंकि आपके पास इंटरनल और बहुत एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई हमारे और रूस के बीच में जो तेल का संबंध है, वो कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देख, तो तेल का जो संबंध है उसमें कहीं कुछ परिवर्तन है या कांग्रेसी वैसे ही बांध दे रहे हैं? और कुछ एक्सक्लूसिव आपके पास है, उसके लिए भी दर्शकों बने रहिएगा इस बातचीत के अंत तक। जी, ओवर टू यू सुमित जी। एक्स आपके पास में हूँ और एक्सक्लूसिव चीज़ ना दो, ऐसा हो नहीं सकता। ये आपकी महारत है कि आप मेरे से एक्सक्लूसिव चीज़ें निकलवा कैसे लेते हैं। बट शुरू करते हैं कांग्रेस के ऊपर। जब कांग्रेस ने बोला कि मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए, चलिए उसी को लेते हैं। जब 3.5 साल से हम तेल ले भी रहे थे और दुनिया का तेल निकाल भी रहे थे, उसी अमेरिका को, यूरोप को, इवन कि यूक्रेन को जो युद्ध में फंसा हुआ था उसको हम डीजल बेच भी रहे थे, तब तो इन्होंने कभी बोला नहीं कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दी अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि मैंने भारत के ऊपर प्रेशर डाला और भारत ने तेल बंद कर दिया। पहली बात यह है कि भारत ने कभी तेल बंद किया ही नहीं। जब जब हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, हमने तेल की परचेज को तेज कर दिया। बट पिछले अगर 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे भारत की गवर्नमेंट का, हमने कई बार है कि तेल की प्राइस को, तेल की परचेज है रशिया से, उसको कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी और कंट्री से बेटर डील मिली, हमने वहां से तेल को खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा, अब हम वो वाली गलती नहीं करते जो कांग्रेस करती थी कि सारे के सारा तेल कभी सऊदी अरेबिया से या यूएई से हम खरीदते थे ताकि इनके चंगुल में हम फंसते रहते थे। इसलिए होता क्या था, कश्मीर के ऊपर वो स्टेटमेंट देते थे, यहां पर कांग्रेस की पैंटें गीली होती थी और राहुल गांधी की तो पीली होनी शुरू होती थी। और जैसे ही पीली होती थी पैंट इसकी, इनका इकोसिस्टम बोलता था देखिए सोना निकल गया, सोना निकल गया। आपको याद होगा सोना, आलू से सोने वाली जो बात थी वो इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी की पैंटें जनरली पीली ही रहती थी। अब उस टाइम को भूलकर ये आज तंज कस रहे हैं क्योंकि भारत ने 2 कंट्री से तेल नहीं 40 कंट्री से तेल खरीदते हैं हम लोग। जहां से अच्छी डील मिली वहां से लिया, प्लस हमने बैलेंस कर दिया कि रशिया में प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम किसी और से डाइवर्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त पर। अभी आज की डेट में सिर्फ 1 महीने से हमारी जो परचेजेस हैं वो रशिया से कम हुई हैं। रीजन डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर नहीं है। वो तो पिछले 7-8 महीने से प्रेसिडेंट बना है, हमने तब भी प्रेशर नहीं लिया, अब क्यों लेंगे? पहली बात ये। दूसरा, हमने कम इसलिए किया है क्योंकि रशिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए तेल है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो रिफाइनरीज हैं उसको अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। वो अपनी कंजम्पशन के लिए भी उसके पास तेल नहीं है। जो हमें एक्सपोर्ट किया भी जा रहा है वो वाला तेल है जो उसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं हर एक कंट्री के पास, वो उसमें से निकालकर वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है, आपको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और दिसंबर तक वो रिफाइनरीज रिपेयर नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी सी स्पीड कम की है और हमने भी अपने जो परचेजेस हैं उसको डाइवर्ट कर दिया किसी और कंट्री के लिए। अब ये है सच्चाई। लेकिन जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, उसको तो सिर्फ यह दिखाना है कि मोदी एक वीक प्रधानमंत्री है। वीक प्रधानमंत्री होता तो अरुणाचल में और लद्दाख में जाकर गरज कर बॉर्डर के ऊपर नहीं बोलता तो देख लांगे। और राहुल गांधी की स्ट्रेंथ इतनी है कि आज तक वो भारत तोड़ो यात्रा में अरुणाचल नहीं गया। कहीं पापा जी, क्योंकि कोई 10-15 पापा हैं इसके, उसमें से एक चाइना भी है, वो नाराज ना हो जाए
उससे जो फंडिंग आती है इनको सपोर्ट करने की, वो बंद हो जाएगी। ये है स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस कि उनका युवराज अरुणाचल इसलिए नहीं जाता कि चाइना नाराज हो जाएगा, और मोदी वहां पर टनल भी बना रहे हैं, वहां पे सड़कें भी बना रहे हैं, और उस सड़क के ऊपर खड़े होकर गर्ज के बोलते भी हैं ये जमीन हमारी थी, है और रहेगी। इसलिए इकोसिस्टम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो समझते नहीं है कि ये कांग्रेस वाले करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि बिहारियों की जो पॉलिटिकल समझ है वो राहुल गांधी से ज्यादा है, वो इन झांसों में आने वाले नहीं है जी। ये सच्चाई है जी। बिल्कुल साहब, और उसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज और भी देखिए, कितने सस्ता हो गया है कांग्रेस और कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है। एक स्टेट के इलेक्शन में प्रधानमंत्री को वीक कहना और इस तरह से कहने की कोशिश करना, ये बताता है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। कम से कम बिहार के चुनाव के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए मोदी नाम का झुंझुना वो बजाते रहते हैं। अच्छा, मैंने आपके यहाँ चैनल पर एक वीडियो देखा, और वो वीडियो इस बात से संबंधित था कि हमने यानी भारत ने पाकिस्तान के आसपास कुछ क्रिएट किया है साहब। मैं चाहता हूं कि आपके उस वीडियो को, मैंने तो पूरा सुना, लेकिन यहाँ इस चर्चा के जरिए, ऑपरेशन सिंदूर अफगानिस्तान के वाया हमारा चालू है, ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। कह रहे साहब ये और कुछ नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर ही है जो अफगानिस्तान के जरिए चला रहा है भारत। ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, तो फिर हम पाकिस्तान को घेरने या पाकिस्तान को औकात सिखाने के लिए ऐसे इंतजाम क्यों कर रहे हैं? क्या हमें पाकिस्तान के फ्रंट पर पीओजे को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट के आसार हैं जिसकी तैयारी है? अदरवाइज पाकिस्तान हमारे किस मुकाबले में, हम तो जब चाहें उसको, और अभी ऑपरेशन सिंदूर ने निपटाया, इस समय भी निपटा रहे हैं। फिर ये बेसेस या इस तरह के इंतजाम हैं क्या, और ये किस लिए क्रिएट किए जा रहे हैं? जी, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, इससे पहले केवल आपने अपने यहाँ किया है, और मैं आपका नियमित दर्शक हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियो देखा, और मैं अब ये चाहता हूँ कि प्रारब्ध के दर्शकों तक भी वो बात पहुंचे। सुमित जी। अवनीश जी, पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है कि हम अफगानिस्तान को यूज करें कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो ऑपरेशन तंदूर कर रही है, और तंदूर में इनको बिल्कुल चिकन की तरह रोस्ट करके वो खा भी रहे हैं। हर रोज इनकी पैंटें उतारकर जो बंदूकें हैं उसके ऊपर टांग कर वो परेड दिखाते हैं। भाई मजा आता है। मैं चाहता हूं कि भारत की गवर्नमेंट ऐसा काम करे जैसे तालिबान वाले कर रहे हैं। और सुना है कि जो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं उन्हें पकड़कर नंगे परेड कराते हैं वो, और हलाला करवाने के बाद लेडीज की ड्रेस डलवाकर उन्हें घर भेज दिया जाता है। यह हालत किया है तालिबान ने। इसके लिए हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। हमने सिंदूर किया, उन्होंने तंदूर कर दिया, मामला खत्म। ये अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का आपसी मामला है। दूसरी बात आते हैं, अब भारत क्या कर रहा है। भाई हम तो, जैसे हमारी गवर्नमेंट हमेशा बोलती है, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड क्लोजली, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि आपको मालूम है जो हमारे रा के चीफ हैं, रा के चीफ पराग जैन जी, वो वही हैं अहिंसावादी। कि भाई हम तो कि बिल्कुल कोई गलत काम करते नहीं है। आपको मालूम है ना, मैं कोई उल्टी सीधी बात बोलता हूं। और पराग जैन जी जो कि एक्सपोर्ट हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका काम रहा, लेकिन इसलिए उन्होंने देखिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं किया। हमने सिर्फ टेरर कैंप्स के ऊपर नुकसान किया क्योंकि जैन साहब थे। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, हमारा कहीं भी कोई हाथ नहीं हो सकता। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जब से जैन साहब आए हैं, पता नहीं क्यों महादेव की या जो हमारे महावीर जी होते हैं उनकी ऐसी कृपा है। अफगानिस्तान में आग लगी है, नेपाल में गवर्नमेंट गिर गई जो कम्युनिस्ट की थी, बांग्लादेश में जो हालत हो रही है आप देख रहे हैं, म्यांमार में हर रोज ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, मालदीव हमारे कदमों में है, और सारी सिचुएशंस ठीक होती हुई आपको दिखाई देती हैं। ये महावीर जी की कृपा है। अब इसको, कृपा को करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए हो क्या रहा है? एक आइलैंड्स हैं जहां पर ये इंडियन ओशन में, जहां पर अमेरिका की और ब्रिटिश वहां पर एयरफोर्स खड़ी है। आपको मालूम है कि वो आइलैंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि मॉरिशस के पास है। वहां पर एक चागो आइलैंड्स हैं जो कि किसी को भी वहां पर आने नहीं दिया जाता। वो आइलैंड्स भारत को दे दिए गए कब? 2024 में उसकी लीज खत्म होती है। ब्रिटिश कंट्रोल में था वो चागो आइलैंड्स, उसको दे दिया गया मॉरिशस को वापस। लेकिन हमने मॉरिशस को नहीं बोला कि ये आइलैंड्स हमें दे दीजिए। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी का स्टाइल काम करने का क्या है। हम मॉरिशस को सीधा बोल सकते थे कि आइलैंड हमें दे दीजिए, हमने वहां पर अपना एक बेस बनाना है। हमने नहीं किया।
हम गए ब्रिटेन के पास। क्यों? ब्रिटेन को हमें मालूम था कि हमारे साथ एफटीए करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। हमने क्या बोला, हम एफटीए साइन करने को तैयार हैं, बस वो चागो आइलैंड जो आपने मॉरिशस को दिया है, अब वो ले उसके ऊपर अगर हमें दिया जाएगा, आप ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। हमने पहले उनसे परमिशन लिया, एफएटीएफ साइन किया, उसके बाद हमने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भारत बुला लिया। 8 दिन के दौरे पे थे राम जी, उनका नाम में राम आता है। और सबसे पहले राम जी को हमने अयोध्या का मंदिर दिखाया कि जनाब आपको आपके किले में हमने दोबारा से बिठा दिया है, जाकर दर्शन कर लीजिए। जब सारे काम कर लिए 8 दिन के चक्कर के बाद एक ही काम हुआ, चागो आइलैंड्स पता नहीं कैसे महावीर जी की कृपा थी वो आपके पाले में दे दिया गया। अब वहां पर आप कर क्या रहे हैं? वहां पर आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर 2-3 चीजें हैं। एक तो जितने मेजर ट्रेड रूट्स हैं वो उस एरिया से निकल के जाते हैं। चाइना की सारी शिप्स वहां से निकलती हैं और दुनिया की भी 30% से ज्यादा जो ट्रेड की शिप्स हैं वो वहां से निकलती हैं। दूसरा, वहां पर जो हमारी सबमरीन केबल्स होती हैं वो वहां से निकलती हैं। ये वो केबल्स हैं जहां से पूरी दुनिया का डाटा वो ट्रांसफर होता है, वो बैंकिंग का हो, इंटरनेट का हो, कोई भी हो, वो सारे के ऊपर नजर हमने रखी हुई है। अब चागो आइलैंड्स में हम कर क्या रहे हैं? सर्वेलेंस है, काउंटर सर्वेलेंस है, इवन की जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं किसी के जो जाते हैं उसको हम पकड़ सकते हैं। कोई भी शिप निकलती है वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजती है, कोई भी प्लेन जाता है, फाइटर प्लेन जाते हैं, कोई सबमरीन जा रही है, उन सबको वहां पे बैठकर हम एनक्रिप्टेड मैसेजेस को कैच कर रहे हैं। एनकोड डीकोड नहीं कर रहे, सिर्फ पकड़ रहे हैं। डीकोड इसलिए नहीं कर पा रहे, उसको डीकोड करने के लिए हमें हाई पावर के सुपर कंप्यूटर्स चाहिए जो हमारे पास है ही नहीं। वो किसके पास है? वो है सर्गियो गार्सिया में जो बेस है अमेरिका का और यूके का, वहां पर उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज रखी हुई हैं। हम चीजों को कैच करते हैं, उनके पास भेजते हैं और वहां से डिकोड करके वो मैसेजेस रियल टाइम में हाफ अ सेकंड में हमारे पास पहुंच रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब लेकिन हमारा तो अमेरिका के साथ ट्रेड वो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन्होंने बोल दिया तेल मत खरीदो, हमने तेल बंद कर दिया, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। मैंने पहले दिन से आपको एक चीज बोली थी, हम टारगेट पे कभी थे ही नहीं। टारगेट चाइना था। अगर हम टारगेट पे होते आपको ये बेस नहीं मिलता जो चागो आइलैंड्स पे मिला है, आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग वो नहीं मिलती जो आपको मिल रही है। आपको मालूम है एक फोरम है 5 आइज जिसमें सिर्फ 5 कंट्रीज बैठती हैं, सारी इंटेलिजेंस की शेयरिंग उनके साथ होती है। ये चागो आइलैंड्स पे जो आप बैठ के कर रहे हैं, ये वो इंटेलिजेंस शेयरिंग आपके साथ की जा रही है जो वो किसी के साथ नहीं करते। यानी कि 5 आइज के अंदर जो रूम में है उसके अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है और वहां से बैठ के आप क्या कर रहे हैं? चाइनीज कौन सी शिप, कौन सी सबमरीन इंडियन ओशन में से निकल के जा रही है आपको पता है। पाकिस्तान का कौन सा सबमरीन, जब अरेबियन सी में हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनको कवर करके रखा, उनकी सारी सबमरीन वहां से भागकर वो इंडियन ओशन में छुपकर चली गई थी। अब वो वहां पर छुपकर नहीं बैठ सकती, इसीलिए हमने चागो आइलैंड्स लिया है। अरेबियन सी से पहले तो निकलने देंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले पता है कि कौन सी सबमरीन कहां जा रही है। और अगर गलती से एक आधी निकलकर इंडियन ओशन में गई भी तो इंडियन ओशन में चागो आइलैंड्स में हम बैठे हैं। वी नो कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, कहां पर लोकेशन है, क्या करने की कोशिश की जा रही है। ईच एंड एवरीथिंग वी नो अबाउट चाइना, अबाउट पाकिस्तान एंड एनी अदर कंट्री। और इसकी जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर की है, यानी कि 8000 किलोमीटर तक कोई भी शिप, कोई भी सबमरीन निकलेगी वो हमें पता है। कोई भी अगर जो हमारी जो सबमरीन केबल्स होती हैं अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपने सुना होगा रिसेंटली कि चाइना की शिप जा रही थी, उसका एंकर नीचे था और गलती से केबल काट दी गई। अब नहीं होगा, वो जब एंकर नीचे गिरेगा केबल को काटने की कोशिश की जाएगी, वी विल कम टू नो इन एडवांस। और आपको मालूम है कि ब्रह्मोस अभी हमने जो किया उसकी रेंज भी इंक्रीज कर दी है, अब 800 किलोमीटर की रेंज हो गई है। अब स्टेल्थ भी है। स्टेल्थ का मतलब है जब वो जाएगी हमारे दुश्मन को पता नहीं लगेगा कब जाकर उनके सब कुछ फोड़ के आ गई है। तो अब वो फैसिलिटीज हमने चागो आइलैंड्स पे खड़ी कर दी, जहां पर दुनिया की कोई भी शिप, कोई भी सबमरीन, कुछ भी, कोई भी कम्युनिकेशन जो एनक्रिप्टेड होगा हम उसे डिकोड कर सकते हैं एंड वी कैन कम टू नो व्हाट आवर एनिमीज आर थिंकिंग अबाउट। और ये सारा काम अमेरिका के साथ मिलकर हो रहा है। ये वही अमेरिका जो हमारा इंडियन मीडिया सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलता है कि भारत की इकॉनमी डाउन चली जाएगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के अगेंस्ट है। वही अमेरिका वो टेक्नोलॉजीज को आपके साथ शेयर कर रहा है जो दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं करता। दिस इज समथिंग विच इंडियन मीडिया विल नेवर कवर। क्यों?
क्योंकि भारत में बैठकर जो हमारी मीडिया है, मुझे लगता है चाइना, मैं कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूं आपको, ये 2 साल पहले जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपने चैनल के ऊपर, वो यही थी कि चाइना में जो हमारा जो चाइनीज गवर्नमेंट है, वो हमारी इंडियन मीडिया को कैसे पैसे भेजती है, कैसे इनका मुंह बंद किया जाता है, कैसे चाइना के खिलाफ कभी भी कोई स्टेटमेंट आपको भारत की मीडिया में नहीं दिखेगी। ये सिर्फ चाइना की तारीफें करते हैं और मोदी जी को गाली निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए पैसे मिलते हैं इनको। ये बिका हुआ मीडिया हमारा, जो भारत की तरक्की हो रही है इतनी, जहां पर दुश्मन हमारे डरते हैं कि यार भारत कर क्या रहा है, कितने 300 डिग्री एंगल पर हमने प्लानिंग करी हुई है। जितने भी भारत के आसपास कंट्रीज हैं, वो ग्रीस हो, वो इसराइल हो, वो इवन की इजिप्ट हो, यहां तक कि इंडोनेशिया हो, सब जगह पे पोर्ट्स हमने लिए हुए हैं। अब ये आपको चागो आइलैंड्स मिल गया, इसके बाद आपने पूरा भारत को सेव करने के लिए पूरे ट्रेड रूट्स के ऊपर अपनी आर्मी, अपने बेसिस को क्रिएट किया है। इंडियन मीडिया विल नेवर टॉक अबाउट इट। क्यों? इससे चाइना आपको वीक दिखता है और उसी चीज के लिए पैसे मिलते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोस में बोलता हूं, आप और मैं जैसे देशभक्त हैं, हमें ये देशभक्ति के लिए पैसे नहीं मिलते साहब, सिर्फ देश के किले के दरवाजे खोलने के लिए पैसे मिलते हैं, और इंडियन मीडिया वही काम कर रहा है। देश की कौन सी कमजोरियां हैं वो उसको उजागर करेंगे और दुनिया भर को दिखाएंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ का काम है वो कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? इससे किला मजबूत होता है, वो ये करना नहीं चाहते। शायद इसीलिए प्रभु राम ने अवनीश जी को और सुमित जैन को यहाँ पे इकट्ठे बिठाया हुआ है। जी, बहुत सुंदर बात। और आप सोचिए कि लोग समझते तो थे कि भारतीय मीडिया, स्थापित मीडिया किस तरीके से काम करता है, लेकिन इसके ज्यादातर कारण लोगों को जो समझ में आते थे वो ये, क्योंकि भारत की मीडिया में कांग्रेसी इकोसिस्टम घुसा हुआ है और कांग्रेस इस समय विपक्ष में है, सत्ता से बाहर है, तो शायद इसलिए कर रहे होंगे। दर्शकों, आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते थे कि हमारे यहाँ का मीडिया वामपंथी विचारों से ओतप्रोत है, तो इसलिए वो चाइना का फेवर करता है। लेकिन सही बात यह है कि टनाटन बहुत बोलता है, जिसको सुमित जैन जी ने बिल्कुल उगाड़ के सामने रख दिया। सुमित जी, ये दो जानकारियां, एक तरफ हम तेल नहीं खरीद रहे हैं, उस पर कांग्रेसी इकोसिस्टम जो चिल्ला रहा है उस पर आपने बताया, और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो द्वीप लेने के बारे में है, जहां हम स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी प्रेजेंस अब बना चुके हैं, तो ये बताता है कि कितनी लंबी प्लानिंग भारत अपने लिए कर रहा है, अपनी देश की सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ भी आगे होने वाला है उसकी एक बेहतर तैयारी करने के लिए, यानी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें भी गंभीर दखल। ट्रंप और भारत, ट्रंप या मोदी, इनके संबंध जिस तरीके से चले हैं, डुगडुगी बजाई गई है, आप बिरले वो शख्स हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने यहाँ अपने चैनल पर या प्रारंभ पर भी आपने हमेशा ये लाइन ली है, और धीरे धीरे लोगों को भी ये समझ में आना शुरू हो गया, वो चीजें दिखाई दे गई और आप तथ्य सामने रखते हैं और उससे समझ में आ जाता है। ट्रेड डील की क्या स्थिति है, क्योंकि उसके बारे में भी आपका बड़ा सूक्ष्म अध्ययन है। पिछली बातचीत हमने किया था, उसमें आपने कुछ डेवलपमेंट्स बताए थे। अब क्या डेवलपमेंट है और आपकी उसके बारे में क्या कहना है? कब तक हमारी ट्रेड, क्योंकि वो होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या कोई डेवलपमेंट है? मैं चाहता हूं कि चलते चलते आपके जरिए उस पर भी थोड़ा सा एक प्रकाश आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग घबराए हुए हैं इसके ऊपर कि क्या होगा, ट्रेड डील होगी नहीं होगी। 50% के हिसाब से हमारे जो एक्सपोर्ट्स यूके की तरफ है, सॉरी अमेरिका की तरफ है, वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। बट मैंने तब भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आखिरी फेज है जहां पर नेगोशिएशन हो रहा है कि हमारे ऊपर टैक्स कितना लगेगा। जो अंदर की खबर यह है कि हमारा जो टैक्स ब्रैकेट है, इट इज गोइंग टू बी द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। वो 15 और 17% के बीच में नेगोशिएट होगा। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास 15% हो, सिवाय जापान और यूरोप के, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशंस दिए हैं अमेरिका को, उनको 15% लगाया गया। हमें 15 और 17 के बीच में, या हो सकता है 17 लगे, 15 लगे या 16 लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है। उसके लिए अब हमने किया क्या? हमने बोल दिया कि कुछ चीजों को वो तो हम एग्री ही नहीं करेंगे। पहली बात, हमने बोला कि एग्रीकल्चर नो है, जो आपका दूध मलाई मक्खन हमको बेचना है, नो है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर में कुछ सामान खरीदना भी है तो हम लेने को तैयार हैं। जैसे कौन है, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए, जो नेचुरल वे में होती है, हम वही लेंगे। पहली बात ये। दूसरा, उसको हम कंज्यूम भी नहीं करेंगे। कौन खरीदेंगे, हम कंज्यूम नहीं करेंगे। हमारे यहां पर हमने एक पॉलिसी बना लिया कि 20% इथेनॉल बनेगा, जिसको ब्लेंडिंग किया जाता है पेट्रोल के अंदर।
उसको बनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर की सामान की जरूरत होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट की जरूरत होती है। हम ये कॉर्न को खरीद कर इथेनॉल में डाल देंगे। भाई जो भुट्टा होता है, भुट्टा खरीदेंगे तो 20 रुपए किलो का होगा, 10 रुपए किलो का होगा, लेकिन इथेनॉल बिकेगा 70 रुपए किलो का। तो आपने अमेरिका का जो सामान है उसको खरीद कर इथेनॉल बनाने का प्लान बना लिया। थोड़ा महंगा भी मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका भी खुश, उसके फार्मर भी खुश, ट्रंप भी खुश, और आपका जो ट्रेड है उसकी डील भी आपकी हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने ये भी बोल दिया कि तेल, आपने बोला कि तेल बंद कर दीजिए, बंद नहीं हो सकता, ये लंबी डील्स होती हैं। हमने ऑलरेडी अगले 2-3 साल की हमने ट्रेड डील की हुई है रशिया के साथ। थोड़ा कम करना पड़ेगा, कर देंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमें भेज दीजिए, आप तो दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं तेल के, गैस के, वी आर रेडी टू बाय फ्रॉम यू, जस्ट गिव अस अ गुड डील। तो वहां पर नेगोशिएशन चल रहा है कि किस रेट पर अमेरिका हमें तेल बेचने को तैयार है। ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर अब सहमति बननी बाकी है। नवंबर एंड से पहले आप देखेंगे ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा, इट विल बी फाइनलाइज्ड। ये कोई मार्च अप्रैल की बात नहीं है, इट इज इन द लास्ट फेज राइट नाउ। पहली बात ये। दूसरा, मैंने आपको हमेशा बोला है एक चीज कि टारगेट चाइना है, भारत कभी टारगेट था ही नहीं, इसलिए ये ट्रेड डील भी साइन हो रही है, हमारी टर्म्स पे हो रही है, जहां पर अमेरिका को भी फायदा है, हमें भी फायदा है। लेकिन टारगेट चाइना था। अब चाइना के साथ क्या हो रहा है ये समझने की जरूरत है कि क्या चाइना को भी कंसेशन दिए जा रहे हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। वहां पर 30% का टैक्स था, अभी आज की डेट में 130% है। और अब जो अमेरिका में बातें हो रही हैं कि चाइना के ऊपर अनलिमिटेड टैक्स लगा दिया जाए। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जैसे इनकी बात सोलर की, जो ये पैनल्स बनाते हैं या सोलर का सामान बनाते हैं, उसके ऊपर आज भी 3500% का टैक्स है। 3500% का टैक्स एग्जिस्टेंटली अभी भी चाइना के ऊपर है, कुछ आइटम्स के ऊपर। अब आगे आगे बातें चल रही हैं कि चाइना बिल्कुल भी अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। इनके ऊपर वही 3500% का टैक्स हर चीज पे लगा दिया जाए ताकि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे बैठ जाए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दूं चाइना की, लेकिन बर्बाद नहीं करूं। ये रेंगते रहें लेकिन दोबारा से सर ना उठा पाए। तो अब अमेरिका जो है वो चाइना को उसी कगार पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है जो मैं पिछले 2-3 महीने से बोल रहा था। इसलिए डिफिकल्ट टाइम चाइना के लिए है, भारत के लिए नहीं है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट एक एक कर जो चाइना के दोस्त थे उनको अपने पाले में लेके आने की कोशिश कर रहा है। अभी अब लेटेस्ट न्यूज़ देता हूं जो हमारी इंडियन मीडिया ने अभी तक कवर नहीं किया है, सिर्फ आपके पास बता रहा हूं कि अर्जेंटीना बहुत ही क्लोज था चाइना के। अर्जेंटीना को $40 बिलियन का पैकेज दे दिया गया है, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो चाइना के चंगुल से निकलकर अमेरिका के पाले में दोबारा आ जाए। वेनेजुएला बहुत ही क्लोज था चाइना के, उसको घेर लिया गया है, वहां पर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, ताकि जो वहां से तेल इलीगली चाइना को एक्सपोर्ट होता था उसको बंद कर दिया जाए। ईरान बहुत बड़ा कंट्री था, उसका 90% तेल चाइना को एक्सपोर्ट होता था इलीगली, सस्ते में और इलीगली। वहां पे जो रिफाइनरीज हैं उसको तबाह कर दिया गया ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है उस बिल्कुल नीचे बैठ जाए। एक एक कर जितने भी चाइना के दोस्त थे उनको बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान एक सपोर्ट लाइन था चाइना के लिए, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद अपने पाले में ले लिया। उनको बोल दिया कि भाई तुम्हें पेमेंट चाहिए, हम दे देंगे क्रिप्टो में, अपने जो जितना भी तुम्हारा रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं वो सारे माइनिंग कर हमारे पास भेज दो। चाइना को नहीं एक्सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान, पैसों के सामने तो ये नाचने लग जाते हैं। ये अमेरिका ने अपने पाले में कर लिया, यानी कि चाइना का एक ही दोस्त पाकिस्तान, उसको भी अमेरिका छीन कर ले गया। एक एक करके दोस्त डिप्लोमेटिकली उनको आइसोलेट किया हुआ है, इकोनॉमिकली उनको वीक करते जा रहे हैं। टारगेट चाइना था ताकि चाइना दोबारा से उठ ना पाए। और चाइना को नीचे करने के लिए सबसे बड़ी कंट्री जो अमेरिका को सपोर्ट कर सकती है वो है भारत। भारत के ऊपर वो कैसे वो हमें तंग कर सकता है, ये लोगों को समझ नहीं आता। प्लीज डू नॉट लिसन टू इंडियन मीडिया, ये सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करते हैं आपको नेगेटिविटी में डालने के लिए, बिकॉज नेगेटिविटी सेल्स। जब हम पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं अवनीश जी, आपने देखा होगा जब भारत की फेवर की वीडियो बनती है जो एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, वो वीडियो चलता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी मैं बोलूंगा लोगों का कसूर है कि उनको नेगेटिव न्यूज सुनना पसंद है। दे फील कंफर्टेबल इन दैट इज वाई दोज वीडियोज रन वेल। और इंडियन मीडिया वही देता है जो पब्लिक सुनना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज दर्शकों, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि हमारी ताकत कितनी है। अपना वजन खुद आदमी चेक करता है, तब
वो दुनिया को भारी लगने लगता है। अगर आप खुद के वजन के बारे में कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको लगेगा आप हल्के-फुल्के हैं, तो आपको कभी भी ज़माना भारी नहीं समझेगा। इसलिए अपना मुस्तकबिल, अपना प्रारब्ध खुद तय करना पड़ता है। सुमित जी, 3 बेहद अलग-अलग एंगल्स पे आपने जिस सरलता से दर्शकों के सामने बात रखी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव आपके पास होती हैं और इसीलिए मैं आपको गाहे-बगाहे नॉक-नॉक करता हूँ, प्रारब्ध के पूरे हक के साथ। और हमारे लिए ये सुखद अनुभव है कि कभी भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है, आपको आमंत्रण दिया है, तो आप निश्चित तौर पर बड़े एक्सक्लूसिव जानकारियाँ लेके प्रारब्ध के दर्शकों के सामने आते हैं। एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपसे वही निवेदन, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए। मुझे यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।